आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। जी दोस्तों आज हम जानेंगे कि ओम का नियम क्या होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए फ्रेंड, आपको बता चलूं कि ओम एक वैज्ञानिक का नाम है और बच्चों इन्होंने किसी चालक के स्वरों के बीच आरोपित विभवांतर V और धारा I में एक रिलेशन दिया था और उसी रिलेशन को बच्चों हम ओम के नियम के नाम से पढ़ते हैं। क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बच्चों एक धातु ली, ठीक है, इन धातु की कोई रोड वगैरह ली होगी, ठीक है, और उसके सिरों के बीच में क्या लगाया, वोल्टेज यानी बैटरी को लगाया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कोई धातु की रोड है बच्चों, ठीक है, और इसके सिरों के बीच में क्या लगाया, बैटरी को लगाया। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी चालक के सिरों के बीच में बैटरी को लगाते हैं तो उसके अंदर क्या आता है बच्चों, करंट आने लगता है, उसके अंदर धारा बहने लगती है, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये जो वोल्टेज है इस धारा आई के डायरेक्टली समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि बी समानुपाती आई। यानी मतलब ये है कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे बच्चों ये वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, इस कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू भी क्या हो रही थी, वो लगातार बढ़ रही थी, ठीक है। यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा था वैसे वैसे करंट बढ़ रहा था, ठीक है। और जैसे जैसे वोल्टेज को कम कर रहे थे, यानी जैसे जैसे उन्होंने वोल्टेज को डाउन किया, ठीक है, वैसे बच्चों करंट भी क्या होने लगा, कम होने लगा। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने कई धातुओं के लिए किया था, लोहे के लिए, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, सब में सेम ही रिजल्ट मिल जाता कि जो वोल्टेज है और जो करंट है वो एक दूसरे के आते डायरेक्टली समानुपाती थे। यानी वोल्टेज को बढ़ाने पर कंडक्टर में करंट बढ़ रहा था और वोल्टेज को डाउन करने पर करंट भी कंडक्टर के अंदर डाउन हो रहा था। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ लिमिट दी थी। लिमिट ये दी थी कि इस कंडक्टर का जो ताप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तो इसका ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और थोड़ी देर में बढ़कर वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसा नहीं था। उनकी कुछ लिमिटें थी। लिमिट बच्चों ये थी कि इस कंडक्टर का जो ताप है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये नियम फॉलो होगा। या इसका जो दाब है यानी इसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ना तो ये बढ़ना चाहिए प्रेशर, ना प्रेशर घटना चाहिए। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है। तो इनकी कुछ लिमिटेशन भी थी, यानी सीमाएं भी थी। सीमा ये थी कि उस कंडक्टर का ताप और दाब क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि चालक के सिरों के बीच आरोपी विभवांतर V, उसमें बहने वाली धारा I एक दूसरे के डायरेक्टली समानुपाती होते हैं। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा, देखिए स्टेटमेंट बच्चों ये है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ताप और दाब, दो बातें बता रहा हूं, ताप और दाब, ठीक है, दोनों क्या रहने चाहिए, ये नियत रहने चाहिए, ठीक है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V, ये जो मैंने वोल्टेज दिखाया, ठीक है, V चालक में बहने वाली धारा I, यानी इस कंडक्टर में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात उन्होंने बताया कि V समानुपाती I, ठीक है। ये ओम के नियम का स्टेटमेंट था बच्चों, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, जब हम समानुपाती का साइन जब हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू बच्चों लगाई गई थी वो लगाई गई थी R। क्या लगाई गई थी, R, ठीक है। जहां R क्या बच्चों, एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध। जहां R क्या बच्चों, जहां R चालक पदार्थ का प्रतिरोध है, समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। बस स्टेटमेंट वही था उनका कि जो वोल्टेज होता है करंट के डायरेक्टली समानुपाती होता है, ठीक है। और समानुपाती का साइन जब हटाते हैं बच्चों तो उन्होंने क्या कांस्टेंट दिया था, R कांस्टेंट दिया था, जहां R क्या बच्चों, इस चालक पदार्थ का प्रतिरोध है, ठीक है। और यहाँ से बच्चों R की अगर वैल्यू निकाली जाए तो ये हो जाएगा, देखिए ये I इसके अपॉन में आ जाएगा, इसको हम आगे लिख सकते हैं बच्चों B अपॉन I बराबर R। तो आई होप बच्चों मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए बच्चों, आप लोगों से एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो आप समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए अब हम आएंगे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ तक इसको आप बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको अभी यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए लगाते हैं, देखिए आगे क्या पढ़ना हम लोग, हमको पढ़ना बच्चों
अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। ठीक है, देखिए लगाएंगे हेडिंग, देखिए अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर, के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। अब कैसे इसको प्रूव करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, जैसे ही बच्चों हम किसी कंडक्टर के सिरों को बैटरी के सिरों को जोड़ते हैं, यानी जब हम किसी चालक का संबंध हम बाह्य बैटरी से करते हैं, ठीक है, तो चालक के अंदर क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई कंडक्टर है, ये कोई ना कोई धातु की रोड है, और धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो होता क्या बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो नेगेटिव वाले सिरे से पॉजिटिव वाले सिरे की ओर को चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बैटरी का तो कोई नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस कंडक्टर का ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये वाला सिरा पहले से नेगेटिव है, इस बैटरी के टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव नेगेटिव जब चार्ज होता है इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी ये कंडक्टर का ये वाला सिरा इन पर एक फोर्स लगाएगा इस ओर को। समझ में आप लोगों को मेरी बात। और ये वाला जो सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में, ये पॉजिटिव सिरा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने को करेगा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बच्चों प्लस माइनस चार्ज में होता है आकर्षण होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये वाला सिरा इलेक्ट्रॉन को इधर को धक्का देता है, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपने को खींचता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हुए इस कंडीशन से, यानी इस वायर से होते हुए कहा जाएंगे, बैटरी के सिरों आ जाएंगे, इस प्रकार से इसके अंदर फ्लो होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है बच्चों ऐसे, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन ऐसी चलने की, एक करंट क्या चल रहा है, करंट चलता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो करंट क्या चलेगा बच्चों, ये है करंट की डायरेक्शन, ये है बच्चों करंट की डायरेक्शन, यानी इसके अंदर जो करंट आएगा बच्चों कैसा आएगा, वो ऐसे आएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चल रहे होते हैं बच्चों, इस वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। इस बैटरी की वजह से इसके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उनका जो वेग होता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्या फार्मूला आता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया था। ठीक है, तो अनुगमन वेग का जो फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है वीडी, अनुगमन वेग को वीडी से लिखते हैं, ये होता है आई अपॉन एन ई ए होता है। ठीक है, जहां आई है बच्चों इस चालक में बहने वाला करंट, और एन है बच्चों इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ए है बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो एरिया ये है हमारा ए। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए ये फार्मूला हुआ किसका, अनुगमन वेग का। अब देखिए अनुगमन वेग का बच्चों एक फार्मूला और आता है, अनुगमन वेग और वैद्युत विभवांतर में संबंध वाला। वो क्या होता है, देखिए पुनः ये हम पढ़ते हैं। देखिए बीडी बराबर होता है बच्चों, बीडी बराबर होता है बच्चों माइनस के ए बी अपॉन एम एल। ठीक है, जब ई है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बी है बच्चों इस तरफ आरोपित विभवांतर। ठीक है, एम है बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एल है बच्चों इस कंडक्टर की लंबाई। ठीक है, अच्छा इसको समीकरण बच्चों 2 कह दीजिए, कितना कह दीजिए बच्चों, 2 कह दीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, बीडी से बीडी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों ई बी अपॉन एम एल, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, देखिए ई बी अपॉन एम एल, और ये क्या बच्चों आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, अच्छा आगे देखिए सॉल्व करिए। देखो ओम का नियम क्या बच्चों, ओम का नियम तो ये है कि बी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर होता है, यानी बी अपॉन आई होना चाहिए। तो देखो बी अपॉन आई कैसे बनेगा, देखो बी हमारे पास है, बिल्कुल है, ये आई यहाँ पे है ना, इसको इधर लेके आएंगे, इसके क्रॉस में गुणा करेंगे इस टाइप से, तो ये आई इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं हम बी अपॉन आई। ठीक है, और आगे बच्चों हम लिख सकते हैं, देखो आई तो यहाँ पे आ गया, तो ये एम एल ऊपर पहुंच जाएगा, तो बनेगा बच्चों आपका एम एल। ठीक है, और ये ई भी, ये ई यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन, और ये ई से जब ई की गुणा होगी बच्चों तो ई स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चे क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। समझ में आपको मेरा। ठीक है, यहाँ पर टो भी होता है बच्चों, ई बी अपॉन ई बी टो है बच्चों श्रांति काल। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म्स रह गया बच्चों टो वाला ये। ठीक है, जिसको हम टो को श्रांति काल बोलते हैं, तो श्रांति काल ये यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। हमने कुछ भी नहीं किया, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, यानी हमने बी अपॉन आई बनाना है, तो बी था ये और आई था ये, तो कैसे गुणा करेंगे तो आई अपॉन में आ जाएगा, और ये ई टो। ठीक है, दोनों नीचे जाएंगे, तो और देखो एन ई, अब ये स्क्वायर कैसे हुआ,
एक ई एक ये और एक ही है बच्चों, ई से ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए ओम का नियम कहता है बी अपॉन आई बराबर आर, तो यहाँ पे कंडीशन आ रही है बी अपॉन आई बराबर ये चीज आ रही है, यानी ये सब क्या एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए परंतु हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं देखिए, बी अपॉन आई बराबर हम क्या पढ़े, आर पढ़े, क्या पढ़े बच्चों, आर पढ़े। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि ये वाली जो वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर है, क्योंकि ये तो देखो सेम हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, देखिए आर बराबर लिख सकते हैं बच्चों हम एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए और ये टो। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो आई है, क्योंकि आर एक कांस्टेंट था, और देखो ये सारी की सारी जो वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो फिक्स होता है, एल है चालक की लंबाई वो बिल्कुल फिक्स है, यानी चालक छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, एन है इलेक्ट्रॉनिक संख्या इसके एकांक आयतन वो फिक्स है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम होता है, ये भी फिक्स है, इसका एरिया भी फिक्स है, और जो टो है बच्चों ये भी फिक्स है, यानी सारा सारा क्या एक नियतांक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो इस प्रकार से बच्चों हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करते हैं, ये डेरिवेशन आपको निकालने आता है। तो आई होप बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।